नमस्कार मित्रों। ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग बृहत पराशर शास्त्र में दिए गए कारकांश की बात कर रहे हैं। कारकांश पर यह सूत्र हमें जैमिनी ज्योतिष में भी मिलते हैं और इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि यह सब सूत्र जो हैं वह वैदिक ज्योतिष के ही हैं, क्योंकि जो चीज जो जैमिनी में पराशर में मिल रही है और पराशर जी कह रहे हैं कि पहले के आचार्यों ने बताया था, तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि यह प्राचीन काल से चल रहा है। यह ज्योतिष विद्या मात्र 5000 वर्ष पुरानी विद्या नहीं है, यह बहुत पुरानी विद्या है। ऐसा हमें समझते हुए ज्योतिष विद्या का अध्ययन करना चाहिए। और ज्योतिष विद्या का अध्ययन करते समय हम लोग कारकांश कुंडली पर इसके पहले बात कर चुके हैं। 2 वीडियो मैंने कारकांश कुंडली पर, स्वांश कुंडली पर बना करके अपलोड कर रखा है। इसके पहले के 2 वीडियोस आप मेरा देख सकते हैं। आज का जो यह वीडियो है उसी क्रम में आगे की बात करेगा। हम लोगों ने जान लिया है कि कारकांश कुंडली कैसे बनती है, स्वांश कुंडली कैसे बनती है, इसका फलित किस प्रकार से लिया जाता है, कारकांश में आत्मकारक ग्रह जिस ग्रह के साथ रहता है, जिस नवमांश में रहता है, उसका क्या फलित बनता है, यह सब हम लोग इसके पहले के वीडियो में जान चुके हैं। अब हम लोग कुछ विशेष फलों की बात करेंगे जो कि बृहत पराशर शास्त्र में दिया गया है और उसको उसी क्रम में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मैं आज उसको वही एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो देखते हैं क्या सूत्र निकल के आते हैं। एक विशेष सूत्र दिया गया है बृहत पराशर शास्त्र में कारकांश से संबंधित, जिसमें बताया गया है कि यदि कारकांश में सूर्य और राहु दोनों ग्रह उपस्थित हों तो व्यक्ति को सर्प का भय होता है, और यदि इस स्थिति में इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो फिर सर्प का भय समाप्त हो जाता है, अर्थात सर्प का भय नहीं होगा। परंतु यदि पाप ग्रहों का दृष्टि लग जाए तो फिर सर्प से मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है। और इसको ऐसा समझिए कि यदि शुभ ग्रह देख रहे हैं, सूर्य राहु कारकांश में बैठे हों, तो व्यक्ति के जीवन में सांप से काटने का डर बनता है। परंतु यदि उसको पाप ग्रह देख लें तो यह डर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट देने की बात संकेत कर रही है पुस्तक। इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि शुभ ग्रहों का वर्ग हो, अर्थात षड्वर्ग में शुभ ग्रहों का, अर्थात जो षड्वर्ग का अर्थ है कि जन्म राशि में, जन्म राशि का अर्थ है जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में, D1 चार्ट जिसे आप कहते हैं, D2 चार्ट यानी होरा चार्ट, D3 यानी देशकाल चार्ट, और D9 नवमांश, D12 जिसमें कि आप द्वादशांश समझते हैं, और D30 यह जो है षड्वर्ग में आते हैं। इनमें यदि यह शुभ वर्गों में ग्रह पड़े हों तो फिर इस बुरे योग की निवृत्ति हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं आती। परंतु यदि पाप ग्रहों की दृष्टि हो और इन वर्गों में, पाप ग्रहों के वर्गों में अगर यह ग्रह पड़े हों, वहां पर युति बन रही हो, तो सर्प के दंश का विशेष कष्ट संकेत करता है। देखिए, पुराने कालखंड में सर्प से दंश का विशेष सूत्र चलता था। उस जमाने में सर्प से के काटने से व्यक्ति की मृत्यु भी होती थी। आज भी यह घटना होती है, परंतु शहरी क्षेत्रों में चूंकि सर्प नहीं रह गए हैं तो आप इसे सर्प ना समझ करके ऐसा समझें कि व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार की कोई पॉइजन चला गया और पॉइजन की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ऐसा संकेत समझना चाहिए। शहरी जीवन में सर्प तो रहे नहीं, मगर सर्प के काटने से क्या होता था, शरीर में विष चला जाता था। इसी प्रकार से इसमें यह भी बताया गया है कि यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो राहु सूर्य के ऊपर तो व्यक्ति विष वैद्य होता है, उसको फिर सर्प का दंश का भय भी नहीं होता और विष वैद्य होता है। विष वैद्य का अर्थ है कि व्यक्ति विष के माध्यम से लोगों का इलाज करने वाला होता है, यानी कि व्यक्ति डॉक्टरी की, मेडिकल साइंस की ऐसी विधा में प्रैक्टिस करेगा, वो डॉक्टर हो जाएगा, और ऐसी मेडिकल साइंस में प्रैक्टिस करेगा जिसमें कि शरीर में कुछ विष रूपी चीज इंजेक्ट किया और इंजेक्ट करने के बाद जो है व्यक्ति के जीवन में सुधार कर दिया, उसके शरीर में अच्छा कर दिया। जैसे कहावत भी है कि विष विष को मारता है, तो वह मतलब विष को जो है दवा के रूप में प्रयोग करना व्यक्ति सीख लेता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ही बड़ा मेडिसिन एक्सपर्ट हो सकता है ये व्यक्ति। तो इस प्रकार का भी संकेत दिया गया है। कब होगा? जब कारकांश कुंडली में राहु सूर्य कारकांश लग्न में ही बैठते हो या कारकांश राशि पर ही बैठते हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, या वह शुभ ग्रहों के षड्वर्ग में बैठता हो। इसी क्रम में कि आप यह समझिए कि कारकांश लग्न में सूर्य राहु बैठा हो और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति अपने घर को जलाने वाला होता है, या सूर्य राहु न भी बैठा हो, कारकांश लग्न पे मंगल की दृष्टि लग जाए तो व्यक्ति अपने घर को जलाने वाला होता है। घर को जलाने का तात्पर्य आप मत समझिए कि जाकर के शाब्दिक अर्थ के हिसाब से सीधा जाके घर जला देगा। घर को जलाने का अर्थ यह है कि मतलब उसके घर में जो है थोड़ा तनाव होगा और लोगों में आपस में मनमुटाव होगा, झगड़ा होगा,
इस दृष्टिकोण में समझना चाहिए, मतलब व्यक्ति अपने घर के हितों को कॉम्प्रोमाइज करेगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। परंतु मंगल की दृष्टि के साथ साथ बुध की दृष्टि लग जाए, कारकांश लग्न पर बुध की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि तो लगी, उसके बाद बुध की दृष्टि लग जाए, तो फिर बुध जो है मंगल को समझा देता है, व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग करता है और अपने घर का नुकसान नहीं करता है। तो ये इस प्रकार से है कि ये उन लोगों का घर की बात हो रही है जिन घरों में लोग जो है अपने घर के हितों को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, अपने घर में किसी बड़े तनाव के शिकार हो जाते हैं और अपने घर को बर्बाद कर देते हैं। इस दिशा में समझना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो जाते हैं। तो वहां पर अगर बुध की स्थिति आ गई तो फिर वह सुधार दे देगा, मतलब व्यक्ति थोड़ा विवेकवान हो जाएगा, बुद्धिवान हो जाएगा, और बुद्धि युक्त होगा तो फिर काहे लिए जो है अपना घर बर्बाद करेगा। ये इस तरीके से संकेत हमें समझना चाहिए। इसी क्रम में आगे का जो विशेष फल है वो ये बताया जाता है कि कारकांश लग्न में जैसे कि आप समझिए कि सूर्य और राहु बैठे हों, उस पर मंगल की दृष्टि लग जाए, इसके साथ साथ पाप ग्रहों का षटवर्ग हो, मतलब वह जो राशि है, कारकांश राशि है, वह पाप ग्रहों की राशि है, यानी मंगल की हो, शनि की हो, है ना, और साथ साथ जो है उस पर गुरु की भी दृष्टि लग जाए। अगर गुरु की दृष्टि लगे तो गुरु क्या होता है, चीजों को एक्सपेंड कर देता है। तो यहाँ गुरु अपने शुभता का फल ना देकर के गुरु अपने बृहत्तने का फल देगा, बढ़ने के गुण का फल देगा और फल को बढ़ा देगा। अर्थात व्यक्ति अपना घर तो जलाएगा ही जलाएगा, पड़ोसियों का घर भी जला देगा। तो घर पड़ोसियों का घर जला देने का तात्पर्य आप यह मत समझिए कि जाकर के आग लगाएगा, वैसी घटना बहुत ही रेयर केस में हो सकती है, मगर आप इसको ऐसा समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि मतलब बहुत बवाल खड़ा कर देगा अपने घर में, अपने आसपास के घर में, मोहल्ले में, है ना। कई लोग ऐसे मिल जाते हैं कि मान लीजिए कि शराब पी करके आए और शराब पी करके अपने घर वालों इधर उधर की बातें बोल रहे हैं और अपने घर वालों को भी इधर उधर की बातें बोल रहे हैं, तो अपने घर की भी शांति का नाश कर रहे हैं और मोहल्ले के भी शांति का नाश कर रहे हैं। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं, मतलब वो अपने घर का भी नाश किया और मोहल्ले का भी नाश कर रहा है, समाज का भी नाश कर रहा है, अपने घर में भी आग लगा रहा है और दूसरे घर में भी आग लगा रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय स्थिति हो गई जब कि कारकांश लग्न पर सूर्य राहु बैठते हो, वहां पर मंगल की दृष्टि हो और वो जो है पाप ग्रह का षटवर्ग हो जिस पर कि गुरु की भी दृष्टि लग जाए। परंतु इसके आगे एक बहुत अच्छा फल आता है, यदि ऐसी ही स्थिति बनी हो और उस पर शुक्र की दृष्टि लग जाए। शुक्र की दृष्टि लगी, अब देखिए यहाँ पर शुक्र सबसे बली हो गया। शुक्र का अर्थ हो गया कि व्यक्ति जीवन में सुख और आनंद को प्राप्त कर लिया, वो थोड़ा सुखी हो गया, तो फिर उसने जो है अपने जीवन का विष का त्याग कर दिया। कैसे? तो ये किस प्रकार से कुंडली होगी? तो ऐसा समझिए कि व्यक्ति की कुंडली में कारकांश लग्न में सूर्य राहु बैठा होगा जिस पर मंगल की दृष्टि होगी और वह पाप ग्रह का षटवर्ग होगा और उस पर गुरु की दृष्टि भी लगती होगी, परंतु शुक्र की भी दृष्टि लग जाएगी। और जब शुक्र की दृष्टि लग गई तो फिर यह बुरे फलों का समापन हो जाएगा, बुरे फल नहीं लगेंगे और व्यक्ति के जीवन में कल्याण होगा। देखिए, इस तरह का बुरा या अच्छा फल जो भी आप ज्ञात कर रहे हैं, आप कारकांश कुंडली से ज्ञात तो करिए, मगर कारकांश कुंडली के आधार पर आप सीधा सीधा फलित ना कर दें। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट बताना चाहता हूं कि पुस्तक में जो बताया गया मैंने आपको एज इट इज बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बोला कि आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है। उसका विवेक करने के बाद वह पूरा समझना पड़ेगा कि भाई मैटर क्या है, और लग्न कुंडली में पहले फलित को ज्ञात करना है। यदि लग्न कुंडली में इंटेंशन वैसे दिख रही है तो फिर यहाँ पे भी कारकांश कुंडली में भी ये बात आ रही है तो फिर वो होने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो आपको जो भी बात कहनी है उसको लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से तारतम्य स्थापित करने के बाद कहें। पता चला व्यक्ति का स्वभाव बड़ा शांत है और आप उसको बोल रहे हैं कि मोहल्ले में आग लगा देगा, तो नहीं लगाएगा ना। व्यक्ति का स्वभाव समझना है तब बोलना है। तो ये बहुत ही एकदम सीधा सरपट विषय नहीं है कि आपने सीधा सीधा पढ़ लिया और सीधा सीधा लिख दिया और सीधा सीधा हो गया। इतना आसान ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष विद्या बड़ी एनालिसिस की विद्या है, इसमें बहुत ही गहरे विवेक की आवश्यकता पड़ती है, परंतु जो पुस्तक में लिखा था मैंने उसको एज इट इज आपको बता दिया। अगला जो योग आता है वो इस प्रकार से आता है कि आत्म कारकांश में गुलिक बैठता। आपको मैंने अप्रकाश ग्रहों की बात की थी, अप्रकाश ग्रहों में गुलिक की भी बात की थी। मेरा अप्रकाश ग्रहों पे एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया है, आप उसे सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पर। अप्रकाश ग्रहों में गुलिक की बात हो रही है। अप्रकाश ग्रहों में जो गुलिक है वह बैठता हो कारकांश लग्न में, अर्थात जिस राशि में, जिस नवमांश में आत्मकारक बैठ गया है उस नवमांश में D9 चार्ट में या D1 चार्ट में, उसी राशि में, नवमांश वाली उसी राशि में गुलिक बैठता हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि लग जाए तो व्यक्ति का धन चोर लेके जाते हैं, यानी उसका धन चोरी हो जाएगा। देखिए, धन की चोरी होने का संकेत हो गया, कितना बड़ा संकेत है यहां पर। अब धन किसी भी रूप में चोरी हो सकता है, तो व्यक्ति का एसेट चोरी हो सकता है, लॉस हो सकता है, इस प्रकार का संकेत दिया गया है इस कुंडली में। और यह भी बताया गया कि वह व्यक्ति स्वयं भी चोरी करता है,
ऐसा भी होता है कि मतलब वो व्यक्ति स्वयं भी हो। अब चोरी करता है तो किस तरह का चोर है समझना पड़ेगा, परंतु जो है ये जान लीजिए कि इसमें संकेत है कि वो अब छोटा बड़ा जैसा भी हो चोरी कर सकता है। तो उसके अंदर हो सकता है कि लग्न कुंडली में पूरी तरह से योग ना हो सकता है उसके मन में आता हो चोरी करने की बात, है ना। तो कुंडली पुस्तक बहुत स्पष्ट कहती है कि ऐसा व्यक्ति चोरी करता है, या तो उसके घर में चोरी हो जाएगी या तो वह खुद चोरी करेगा, ऐसा कुछ उसके घर में होता हुआ दिख रहा है। ये कुंडली पुस्तक के हिसाब से ऐसा संकेत मिल रहा है कि आत्मकारकांश कुंडली में लग्न में गुलिक हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि लग जाए। परंतु देखिए मैंने वही बोला कि सिर्फ एक से जो है निर्णय ना लेवें, बहुत गहरी बात है। यदि लग्न कुंडली में व्यक्ति ईमानदार है तो फिर ये दोष समाप्त हो जाएगा। लग्न कुंडली पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि लग गई तो व्यक्ति के जीवन से ये दोष समाप्त हो जाएगा, ऐसा भी समझना चाहिए। कारकांश कुंडली में जो विशेष फलों की बात कही गई है उसमें एक फल इस प्रकार से बताया गया है कि कारकांश लग्न पर गुलिक बैठता हो और चंद्रमा से दृष्ट हो और उस पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि न हो। यदि ऐसी स्थिति है तो कई बार व्यक्ति में ऐसी संभावना है कि वह व्यक्ति विष ले सकता है या दे सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को विष दे सकता है या स्वयं में विष ले सकता है, चाहे गलती से चाहे नॉन इंटेंशनल चाहे इंटेंशनल। इंटेंशन की बात वहां नहीं कही गई, बस ये कि ले सकता है या दे सकता है। यह बताया गया है कि यदि गुलिक बैठता हो लग्न पर, उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो, ऐसी स्थिति बनी हो और उसमें बुध की दृष्टि पड़ जाए, तो चंद्रमा और बुध दोनों की दृष्टि पड़ गई तो ऐसा बोला गया कि व्यक्ति के अंडकोश बड़े होते हैं, मतलब उसको प्रोस्टेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। यह एक बीमारी की बात आ गई, शरीर के संकेतों शरीर के लक्षणों की बात आ गई जिसमें गरीब व्यक्ति को विशेष रोग हो सकते हैं। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में बताया गया है कि यदि कारकांश कुंडली में केतु हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो तो व्यक्ति को कान का कोई रोग होता है, कर्ण रोगी होता है, या व्यक्ति के कान में किसी प्रकार का छेद हो सकता है, यहाँ पे कुछ कटापटा हो सकता है, ऐसा भी माना जा सकता है कि यहाँ पे कुछ कट लग गया हो। और यदि कारकांश कुंडली में शुक्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति दीक्षित होता है, उसको दीक्षा शिक्षा दीक्षा अच्छी मिलेगी, मतलब व्यक्ति अच्छी दिशा वाला रहेगा, विजडम वाला रहेगा। कब? जब कारकांश लग्न पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, दीक्षित हो जाएगा। मान लीजिए कि कारकांश कुंडली में लग्न पर केतु बैठता हो और उसको बुध शनि की दृष्टि लग जाए तो फिर व्यक्ति को बोला गया कि वीर रहित होता है। वीर रहित मतलब ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर जो है ओजस की कमी है, या ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, ऐसा संकेत मिल रहा है। और कारकांश कुंडली में लग्न पर केतु हो और शनि की दृष्टि लगती हो, अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति तपस्वी होगा, तपस्या करने वाला होगा, अथवा नौकर होगा, दास्ता होगा, किसी का भाई नौकरी भी कर रहा है तो भी तपस्या कर रहा है और स्वयं से तपस्या का मार्ग पकड़ लिया तो बड़ी बात है, ऐसी बात हो गई। तो तपस्वी, अब देखिए दो तरह के फल हैं, अब यही जज करने की बात है कि व्यक्ति नौकर बनेगा या तपस्या करेगा, व्यक्ति विष वैद्य बनेगा या विष देगा, यही चीज समझने की बात हो गई। ठीक है, जरा सा डिफरेंस में पूरा फलित की दिशा उत्तर से दक्षिण घूम जाती है। और कारकांश कुंडली में लग्न में केतु हो और उसको बुध और शुक्र की दृष्टि लगती हो तो ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की माता जो है वो बहुत जो है गरीबी में जीने वाली हो, क्योंकि ऐसा दिखाया गया कि वो स्त्री पुनर्भवा हो या दासी हो, दासी का पुत्र होता है, तो इसका संकेत है कि ऐसा व्यक्ति की जो माता होगी वह उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। और यदि केतु कारकांश लग्न में बैठा हो और वहां पर शनि की दृष्टि लग जाए, मगर सिर्फ शनि की दृष्टि लगती हो, किसी और ग्रह की दृष्टि ना लगती हो, तो ऐसे में व्यक्ति खाली सन्यासी के वस्त्र धारण करता है। वो सन्यास लेगा नहीं लेगा ऐसा नहीं कह सकते हैं, वो सन्यासी के वस्त्र धारण कर लेता है, बस इतनी बात कही गई। साथ ही साथ बताया गया कि यदि केतु युक्त कारकांश हो, यानी कारकांश में केतु बैठा हो और उस पर सूर्य शुक्र की दृष्टि लग जाए, दोनों अलग ग्रह हैं सूर्य और शुक्र, इन दोनों की दृष्टि यदि व्यक्ति को लग जाए तो व्यक्ति जो है राज पुरुष होता है। तो यहां पर आत्मकारक के नवमांश के फल की बात संपन्न होती है और इतनी बातें आत्मकारक के नवमांश के बारे में बताई गई थी। यह सारा फलित बृहत्पराशर होरा शास्त्र में एज इट इज बताया गया था और हम लोग इस चैप्टर को और आगे भी लेंगे, आगे भी बातें बताई गई हैं। परंतु यह फलित यहां तक जो हमने बताया, पिछले 3 वीडियो का जो फलित था, पिछले 2 वीडियो और आज का इस वीडियो 3 वीडियो का जो फलित था, यह सिर्फ आत्मकारक और आत्मकारक के लग्न राशि, कारकांश लग्न के लग्न राशि तक का फल था। आगे के भी भावों का इसमें फलित बताया गया तो हम लोग उसकी भी बात करेंगे। परंतु मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने कुछ विशेष सूत्र भी बताया जिसमें कि व्यक्ति विश्व वैद्य अर्थात डॉक्टर बनता है, मेडिसिन एक्सपर्ट बनता है, किस तरीके से अपने घर को भी तबाह कर देता है, किस तरीके से वह
उस इस दोष की रक्षा भी होती है। तो कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष बनते भी हैं और उन दोषों से व्यक्ति की रक्षा भी होती है यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए तो यही जो है एक ज्योतिषी के लिए बहुत आवश्यक है कि वह शुभ और अशुभ के भेद को समझे और षड वर्ग में विभिन्न जो वर्ग हैं उनमें जो शुभ और अशुभ ग्रहों की राशियां हैं उनके भेद को भी समझे, और उस पर व्यक्ति जितना अच्छे से समझता चला जाएगा व्यक्ति का जो है फलित का शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और हम लोगों ने इस अध्याय में यह भी जाना कि यहाँ पर शुक्र का विशेष महत्व है। आप देखिए कि शुक्र की दृष्टि जहां जहां लग रही थी व्यक्ति दीक्षित हो जा रहा था, व्यक्ति को एक सही दिशा मिल जा रही थी, व्यक्ति के पास एक विजडम आ जा रहा था। तो यहाँ पर शुक्र की दृष्टि का भी विशेष महत्व हमें देखने में मिला। और यहाँ पर एक हमें विशेष चीज जानने को मिली कि यहाँ पर गुरु की दृष्टि शुभ फल नहीं प्रदान की, गुरु की दृष्टि ने बल्कि अशुभ फलों में, और जैसे आग को हवा दे देना वैसा गुरु ने काम कर दिया। तो देखिए गुरु के बहुत अच्छे अच्छे फल अन्य जगहों पर ज्योतिष में मिलते हैं, परंतु जब हमने कारकांश पढ़ा तो यहाँ पर गुरु का कुछ एक ऐसा रोल हमें पढ़ने में आया जहाँ पे गुरु ने एक अलग दिशा में हवा दे दी। और इसको ऐसा भी समझ सकते हैं जो ये योग है ये क्रांतिकारियों की कुंडली में भी हो सकता है, जो कि क्रांतिकारी होते हैं वो एक ऊर्जा प्रदान कर देते हैं पूरे समाज में। अब ये समझना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, ठीक है। जब गुरु की दृष्टि लग रही है तो व्यक्ति को एक दिशा वो भी दे रहा होगा, वो व्यक्ति कुछ समाज में क्रांति ला रहा होगा। क्रांति लाना भी एक प्रकार से समाज में जो है ऊर्जा का जागरण होता है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मगर ये बहुत गहरी बात है, आगे जब भी हमें कोई कुंडली मिलेगी तो हम उसकी भी आपके सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे। और मैं आशा करता हूं मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे का यह भाग कंटिन्यू होगा, हम लोग आगे कारकांश कुंडली के आगे के भाव की भी बात करेंगे और फिर हम लोग एक